नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेयजल संकट को लेकर महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा विभाग के अधिकारी जानबूझकर भी समस्या से हैं बेखबर। डॉक्टर ने नर्सिंग कर्मी को मारा जूता, नर्सिंग कर्मियों ने किया विरोध, चिकित्सा प्रभारी को शिकायत की। सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, गर्मी बढ़ने के साथ उल्टी दस्त के मरीज बढ़े। सड़क नंबर 2 पर दुकानदारों ने सड़क तक सामान रखकर किया अतिक्रमण से यातायात हुआ प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे की बड़ी चौपाल में 18 गांवों के पंच पटेलों के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया। कस्बे के परगना अध्यक्ष जगदीश लंबरदार के निधन के बाद रिक्त हुए परगना अध्यक्ष पद चुनने को लेकर बड़ी चौपाल में परगना से आए लोगों ने अपने विचार रखे, जिसमें सर्वसम्मति से परगना का गाँव हरसौली सबसे बड़ा होने के अध्यक्ष हरसौली का ही बनाने पर राय बनी। पर हरसौली वासियों ने ही एक से ज्यादा लोग अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की, जिसमें एक पक्ष परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार को तो दूसरा पक्ष पूर्व में रहे अध्यक्ष जगदीश लंबरदार के पुत्र रण सिंह को अध्यक्ष बनाने पर अड़ा रहा, जिसके कारण दोनों पक्षों में कई बार विवाद की स्थिति बनी रही, जिसमें आपसी सहमति से सभी पंच पटेलों के द्वारा जीतराम लंबरदार को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार को परगना वासियों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया, वहीं जीत की खुशी में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने नर्सिंग कर्मचारी के ऊपर जूता फेंक के मारा। इसके बाद पीड़ित नर्सिंग कर्मचारी ने अन्य कर्मचारियों के साथ एक शिकायती पत्र प्रभारी डॉक्टर मंगतूराम चौधरी को सौंपा और वार्ड का कार्य भी रोक दिया। यह घटना लगभग 12:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। अब नर्सिंग कर्मचारियों ने जनरल वार्ड में केवल आईपीडी की पर्चियों पर ही कार्य करने की बात कही और जो भी ड्यूटी पर डॉक्टर होगा उसकी ही पर्ची पर यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। गोविंदगढ़ सीएचसी में अव्यवस्थाएं तो थम नहीं रही, लेकिन विवाद जरूर होते नजर आ रहे हैं। जनरल वार्ड के बाहर लगे हुए बोर्ड में आज भी ड्यूटी कर्मचारियों के नाम नहीं लिखे गए थे। साथ ही नर्सिंग कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर मरीज को लगने वाली ड्रिप को दवाइयों की पर्ची पर ही लिखकर भेज रहे हैं, जबकि वह आईपीडी पर्ची होती है जिस पर मरीज भर्ती किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मरीज के पास से पर्ची नहीं थी, जिसका खामियाजा वार्ड में उपस्थित नर्सिंग कर्मचारी को भुगतना पड़ रहा है। रविवार के दिन 11 बजे तक 80 मरीजों को ड्रिप लगाई जा चुकी थी, लेकिन एक भी पर्ची आईपीडी की नहीं थी। नर्सिंग कर्मचारी सुनील कुमार ने बताया कि वह जनरल वार्ड में मॉर्निंग ड्यूटी पर मरीज को ड्रिप लगा रहा था। भीड़ अधिक होने के कारण उसमें समय लग रहा था। तभी डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा मुझे कॉल करके बुलाया। वहां ओपीडी के बाहर बैठकर मरीजों को देख रहे थे और 100 रुपए ले रहे थे। तभी डॉक्टर ने मुझसे गाली गलौज देकर मुझे जूता मारा, जिससे सारे मरीज डॉक्टर सुनील से लड़ रहे थे। इसकी शिकायत मेरे द्वारा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मंगतूराम चौधरी को दी है और डॉक्टर सुनील कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। देखो, आज मैं मॉर्निंग ड्यूटी में था। पेशेंट जो आईपीडी है, एक्चुअली वो आईपीडी होती नहीं है, बस ओनली ड्रिप लगती है, जिसमें मैं अकेला मॉर्निंग ड्यूटी स्टाफ हूँ। तो उसमें तकरीबन 80 के समथिंग बोतल मैंने लगा। मैं ही लगाने वाला, मैं ही सब कुछ करने वाला और मैं ही सब कुछ हुआ। तो उसी टाइम फिर आगे बताओ क्या हुआ। फिर आगे जब उसी टाइम क्या हुआ कि एक पेशेंट जिसको वो बोला था कि मुझे बाहर के लिए दे दो, डॉक्टर साहब बोला, मैंने बाहर के लिए उनको मना कर दिया और बोतल तैयार करके मैंने उनको भेजा, चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आपको लगा देता हूँ। वो क्या है, पीछे से मैं दूसरे मरीज के पास जब पहुंचता हूँ, पीछे से वो बोतल लेके चला जाता है बाहर। वहाँ बाहर जाके डॉक्टर सुनील कुमार का मेरे पास कॉल आता है। वो बोलते हैं कि क्या है कि ये बोतल यहाँ कैसे। मैं उनको स्पष्टीकरण दे देता हूँ सीधी सी कि ये बोतल है, मैं अकेला स्टाफ हूँ, भीड़ ज्यादा है और वहाँ पर भी वार्ड बॉय भी उपस्थित है। मैं उनके सामने में देखिए मरीज तनु कहाँ, ठीक है, और ये घर के लिए नहीं है, ये आ गया है बाहर, तो मैंने इनको यही के लिए बोला है बस। उसके ऊपर उसने फिर क्या ऊट पटांग अनसंट जो भी है गाली गलौज की है। फिर वार्ड बॉय के कहने पे भी, मरीजों के कहने पर भी कि ना साहब इनकी कोई गलती ना है, कि मरीज खुद ही वो बोतलें लेके आए हो, ये सब कुछ लगा रहा, भीड़ ज्यादा है। उसके बाद हुआ क्या है, फिर मेरे को गाली गलौज करके जूता मारा है मेरे को। जब जूता मारने के बाद फिर मैंने सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ जितने भी हैं सब हमने इकट्ठे होके और एक एप्लीकेशन तैयार की है डॉक्टर सुनील कुमार के खिलाफ, और हम निवेदन करते हैं प्रभारी जी को कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।
वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचम शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के आयोजन में कथा में उपस्थित श्रद्धालु को प्रवचन देते हुए मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने कहा कि कलयुग में संत दर्शन व हरि कथा का बड़ा महत्व है। ये दोनों ही कई जन्मों के पुण्य प्रभाव जागृत होने पर प्राप्त होते हैं। जहां संत होते हैं वहीं सारे तीर्थ निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि अभिमान व अहंकार से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए कि दोनों कभी कभी मनुष्य के पतन का कारण बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रोध करने से सोचने व समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे में हमें हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने कथा में भगवान श्री राम का नामकरण, राम जी की बाल लीला एवं राम सीता विवाह की कथा का प्रसंग सुनाया। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसी राम मीणा व उपाध्यक्ष रामकरण सैनी ने बताया कि चौथ माता मंदिर के पास बनी यज्ञशाला की यज्ञ वेदी में नीमला गाँव के यज्ञाचार्य पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ने यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आहुतियां डालकर चौथ माता से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। चौथ माता मंदिर के पुजारी शरद पाराशर ने बताया कि यज्ञ व कथा के आयोजन को लेकर चौथ माता मंदिर को रोशनी एवं सुगंधित पुष्पों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रामलीला में कैकेयी दशरथ संवाद व राम का 14 वर्षों के लिए वन गमन की लीला का हुआ तथा श्री रामचरित्र मानस कला मंडल सकट के तत्वावधान में चल रही रामलीला में कलाकारों द्वारा कैकेयी दशरथ संवाद व राम का 14 वर्षों के लिए वन गमन लीला का मंचन किया गया। उनके चरणों की पूजा की है। उसके बाद विविध भांति भोजन करवावा, कई प्रकार के व्यंजन बना करके और मुनि श्री विश्वामित्र जी का भोजन कराया है, भोग लगवाया है। याद रखो, कोई भी दीन दुखी हो, कोई भी संत हो, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी वैष्णव हो, वो द्वार से कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। चाहे खुद के लिए खाना ना हो, लेकिन संत ब्राह्मण वैष्णव और दीन दुखी इनको कभी भूखा द्वार से नहीं भेजना है। इतना हमेशा समझ लेना, यही राम कथा है भैया। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैदमपुर के सैदमपुर बास की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां उनके द्वारा तहसीलदार रमेश खटाना को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके यहां पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी का एकमात्र साधन बोरवेल 3 माह से खराब है, जिस कारण से पानी के लिए सैदमपुर बास के लोग तरस रहे हैं। दलित परिवार के यह परिवार अन्य स्थानों पर पानी भरने जाते हैं तो लोग मोटरों को बंद कर देते हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके गांव के अधिकांश जल स्रोत बोरिंग सूख चुके हैं। इस वजह से ग्रामीणों को भीषण गर्मी के बीच रोजमर्रा के काम के लिए पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सैदमपुर बास की बबली का कहना था कि सरपंच ने महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सभी महिलाएं एकत्रित होकर गोविंदगढ़ तहसीलदार रमेश खटाना के पास पहुंची और ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद तहसीलदार ने उनके शिकायत को आगे उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया। सरपंच कर गए तो अन्य कई हमारे माथे नहीं मांगे, चुनाव ना करो, हमें तहसीलदार का नाम है। तो तहसीलदार भाई एप्लीकेशन में लिखो, इनको आगे पहुँचाएंगे। अच्छा, कब से समस्या रही पानी की? 3 महीना हो गया। 3 महीने से।
कोई भरन नहीं दे और जहाँ जहाँ तो वही लड़े बंद कर दे मोटर में। तो सरकारी हैंडपंप पे प्राइवेट जहाँ भरने देता आपको? वो सरकारी है जो खराब होगी मोटर। सरकारी कब से खराब है? 3 महीना हो गए वहाँ। तो सही नहीं कराया अब तक? क्या 1 साल पहले हो? वहाँ तो घने साल हो गए, 30 साल पहले का बोरो खराब हो गया। पानी की समस्या के लिए। अच्छा। यहाँ पर पानी की समस्या के लिए यहाँ पर सब लेडीज आई हैं। काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा है। सैदमपुर के पास में सरपंच के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। सरपंच ने क्या कहा था? उसने बोला कि मेरे माथे नहीं मांग रहे, मुझे नहीं पता। तो आपने किसको ज्ञापन दिया यहाँ पे? तहसीलदार को दिया। तो यहाँ से आश्वासन मिला कुछ आपको? हाँ, वो कह रहे हैं कि हम आगे सुनवाई कार्रवाई करेंगे आपकी। हमने लिखित करके दिए। हमारा वही पानी की समस्या है भाई बेटे। हमको पानी कोई सुनाई ना करो, हम घर जावे पानी को वही को भगा दिया हमने मार कूट के। फिर हम कहाँ तक करें? अब पिसाया मर जब हम यहाँ तक आया, सरपंच से कही, सरपंच ने जवाब दे दिया हमको ना नहान को पानी ना पीने को पानी, मन मार जाये मोटर पे भाग जाओ। हम कहाँ तक करें? हम जब हम यहाँ चला कदम यहाँ धरो, हमने आगे तुम्हारी समस्या जब तुम करोगे आगे उन्होंने पिसाया मार दिया। मुंडावर उपखंड के गांव पहल निवासी गजेंद्र सिंह चौहान की पुत्री व स्टार पब्लिक स्कूल खैरतल की छात्रा नव्या चौहान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित मुंडावर उपखंड के गांव बहरोज निवासी आईएएस जतिन कुमार का साक्षात्कार किया, जिसमें नव्या चौहान के सभी प्रश्नों का आईएएस जतिन कुमार ने जवाब दिए एवं छात्रा द्वारा किए गए साक्षात्कार से प्रभावित होकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। साथ ही स्टार पब्लिक स्कूल खैरतल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए जतिन मेघवाल का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी BN अवस्थी, निहाल सिंह, रण सिंह, विद्यालय प्राचार्य तन्मय दास, गजेंद्र सिंह चौहान सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अगर आप इसको ज्वाइन करके सर आपका भी इसमें पार्ट होता, तो फिर सर आपने इसको ज्वाइन ना करके आईएएस को क्यों महत्व दिया? देखिए, इसरो में जो मेरा चयन हुआ था वो इसरो की एक ब्रांच है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। वहां पे मेरे को पोस्टिंग मिली थी और वो जो पोस्ट थी वो असिस्टेंट की पोस्ट थी। उससे बेटर मैंने ये सोचा कि FCI ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये उसी टाइम हो गया था जब मैंने FCI ज्वाइन किया था। FCI में कुछ काम नहीं होता है, सारे दिन हम बिल्ले बैठे रहते थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, तो मतलब मन नहीं किया कि यार यही ठीक है, फिर क्या क्यों जाना है। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि सर अगर हम इस परीक्षा में सफल नहीं होते तो आपका अगला अल्टरनेट ऑप्शन क्या होता? और सर इस परीक्षा की तैयारी के साथ अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जब मैंने FCI छोड़ा तो मैंने ये सोचा था कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा। 3 अटेम्प्ट में अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मुझे खुद पे इतना विश्वास था कि मैं कुछ अच्छा जरूर कर लूंगा, चाहे कुछ भी करूं मैं। तो फर्स्ट में नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं उस टाइम टूटा, मैं उस टाइम टूट चुका था। मतलब मैंने मेहनत की थी, 5-6 महीने में पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए टाइम चाहिए। उस टाइम नहीं हुआ। उस टाइम मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार 3 अटेम्प्ट की बात हुई थी, मैंने नौकरी तभी छुड़वाई थी, 3 अटेम्प्ट दे ले, तो अगर तब नहीं हुआ तो तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन उस टाइम जब मैं टूटा तो बहुत लोगों ने भी साथ दिया मेरा। तो भाई का मतलब एक वो मतलब मैंने ना, हम सब ने कभी श्री राम नहीं देखे, मैंने वो भाई में देखे। वो बंदा ना, वो बंदा हमेशा साथ खड़ा रहता है मेरे। तो जब मैं 2022 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो बहुत बात करी मैंने कि यार छोड़ना, क्यों करना है यूपीएससी। तो कह रहा है यार 1 अटेम्प्ट और कर ले। तब मैंने मतलब बहुत उसने मनाया मुझे, तो मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट करी और 2023 में मेरा हुई। देखो, अल्टरनेट ऑप्शन की बात बताता हूं। अगर 3 अटेम्प्ट में मेरा नहीं होता, 3 अटेम्प्ट मेरे को फुल्ली डेडिकेटेड करने थे यूपीएससी के लिए, अगर 3 अटेम्प्ट में मेरा नहीं होता तो मेरे लिए अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन था कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग में मैं चाहता था कि मैं एज ए टीचर मतलब उन एस्पिरेंट का भला कर सकूं जो इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं। और अल्टरनेट ऑप्शन की जहां तक बात है, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सबका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। कोई बच्चे जॉब के साथ तैयारी करते हैं, वो क्रैक कर लेते हैं। मेरा नहीं हो पाता, मुझे विश्वास था कि मैं जॉब के साथ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने नौकरी छोड़ दी।
एक और चीज होती है कि यार कितने टाइम तक तैयारी करें, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 साल पर्याप्त हैं। 2-3 साल अपने मन से तैयारी कीजिए, अपने 100% दीजिए। अगर देखो कुछ चीजें डेस्टिनी पर डिपेंड करती है, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, उसमें भी नहीं हो रहा है, तो भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा ना। ये बहुत छोटी चीज हो गई, इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने कुछ और दरवाजे खोले होंगे, उन दरवाजों में घुसिए, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ होगा। लेकिन एक चीज पर आपको नहीं बैठना चाहिए। 2-3 साल मेहनत करो, अपना 100% दो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ मतलब मर थोड़ी जाएंगे यूपीएससी नहीं हुआ तो। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं भी सोच रही थी अल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि सर अब आप उच्च पद संभालेंगे, तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपके प्रमुख उद्देश्य कौन से होंगे जिन्हें आप ठीक करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा को मैंने हमेशा सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर शिक्षा है। मैं चाहूंगा कि मतलब बहुत सारी स्कीम्स चल रही है आजकल, लेकिन होता क्या है कि स्कीम्स बन जाती हैं, लेकिन दिक्कत आती है उनके इम्प्लीमेंटेशन में। गांव तक वो स्कीम नहीं पहुंच पाती। जैसे राजीव गांधी साहब ने कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो गांव में तो 1 ही रुपया पहुंचता है। वो चीजें, वो प्रॉब्लम आती है, मैंने फेस की है, मैंने देखी है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं। मैंने ग्राउंड लेवल पर रियलिटी को महसूस किया है कि यार मतलब स्कीम तो इतनी सारी। देखो, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स हैं कि यार 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ये है, 6 से 8 तक के लिए ये है, ग्रेजुएशन वालों के लिए ये है, इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आपको सतह पर कुछ नहीं मिलता, आपको स्कूल्स में कुछ नहीं मिलता। तो वो चीजें मैं चाहता हूं कि मैं ग्राउंड लेवल पर काम करूं। देखो, मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं पॉलिसीज में काट छाट करूं, ये करूं, वो करूं। मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पर परिवर्तन आए, उससे ही सबका भला हो सकता है। बिल्कुल सर, भारत को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी है और सर आपकी सोच भी बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच। सर मेरा अगला प्रश्न खुद के लिए है कि सर मेरा सपना भी है कि मैं IAS बनूं, और सर मेरे माता पिता का सपना भी है, क्योंकि सर मेरे माता पिता ने मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका और मेरा सपना पूरा करूं। तो सर अब मेरे मार्गदर्शक बनिए और मुझे बताइए कि मैं कौन सी क्लास और कौन से सब्जेक्ट लेकर तैयारी करूँ, क्योंकि सर फिलहाल अभी मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास से करूँ सर या फिर आगे आने वाली क्लास से, और सर कौन सी बुक्स के साथ करूँ? देखिए, 12th तक और ग्रेजुएशन तक का सिलेबस सरकार ने डिफाइन कर रखा है, वो पढ़ लीजिए पहले। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत टाइम होता है, आप ग्रेजुएशन के साथ भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी में सिलेबस तो वही होता है जो आप 10th 12th में पढ़ते हैं ना, चीजें वही आती हैं। NCERT पढ़िए। मैं कहता हूं कि NCERT बेस्ट बुक है। देखिए, अगर आपने NCERT अच्छी तरीके से पढ़ ली ना, मैं कहता हूं स्टैंडर्ड बुक की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। NCERT बहुत अच्छी किताब है, आप उनको एक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उनको पॉइंट वाइज पढ़िए, उनको बिटवीन द लाइंस पढ़िए, उनके एक वर्ड का मतलब समझिए, वो सब पढ़ लीजिए। यूपीएससी का मतलब 60, 70, 80% तक काम हो जाएगा। देखो, मैं अपनी बता देता हूँ, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी। मैंने सारी पढ़ाई NCERT से करी है, यूट्यूब से करी है, इंटरनेट से करी है। इस वहम में मत रह जाना कि मोटी मोटी किताबों से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी किसी चीज पर समझ अच्छी होनी चाहिए, देखो तभी होएगा। ये मत सोचना कि किताबें पढ़ने से हो जाएगा, मैं ये किताब पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, उससे नहीं होगा। ओके सर, धन्यवाद सर कि मेरे मार्गदर्शक हैं, और सर इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में परीक्षा तैयारी विषय पर पंडित हरि सिंह शर्मा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा ने कहा कि जीवन में वास्तविक संघर्षों की परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के द्वारा स्वयं अपनी शक्ति का आकलन किया जाना चाहिए और अपने मजबूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो विद्यार्थी नियमित कक्षाएं नहीं ले पाते हैं, उनको घबराए बिना परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के लिए परीक्षा वह पड़ाव होता है जो उनके आगे के भविष्य का निर्माण और निर्धारण करता है। परीक्षाओं के परिणाम ही विद्यार्थियों के भविष्य का निर्धारण करते हैं और उनके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुरूप तैयारी करें। योजनाबद्ध तरीके से अनुशासित होकर तैयारी करने वाले विद्यार्थी जीवन में अवश्य सफलता अर्जित करते हैं। इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान
ध्यान रखें, नियमित पौष्टिक आहार ग्रहण करें, समय के अनुसार पर्याप्त नींद लें। विद्यार्थी स्वयं पर भरोसा रखें और यह विश्वास रखें कि उनमें अच्छा करने का पूरा सामर्थ्य विद्यमान है। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन के साथ साथ लिखावट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और कौशल को भी दर्शाने की महती आवश्यकता है, ताकि वह समय रहते अपने विषयों का अच्छे से चयन और अध्ययन कर सकें। कार्यशाला में डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, किट्टू यादव, अंकिता यादव, अंजू कश्यप, मधु मेघवाल, कीमत चौधरी, नेहा चौधरी, प्रिया चौधरी, पायल शर्मा, सहायक प्रोफेसर मनोज सिंह चौधरी, मनीष शर्मा और देवेंद्र यादव के द्वारा भी छात्राओं को परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध करवाए गए। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर सुरेश मीना ने बताया, कुल ओपीडी 2,500 से 3,000 आ रही हैं। सबसे अत्यधिक बुखार, उल्टी, दस्त से संबंधित मरीज ज्यादा आ रहे हैं। मीना ने बताया कि बीमारी से बचने के लिए ताजा खाना खाएं, साफ पानी पीना चाहिए। यदि गर्मी तेज है तो दिन में ना निकलें। बाहर निकलने से पहले पूरे बांह की शर्ट पहनकर और सर पर टोपी या कपड़ा बांधकर निकलें। साथ ही पानी की बोतल रखें। अधिक पेय पदार्थ पिएं, जिससे पानी की मात्रा शरीर में बनी रहे। गर्मी के कारण उल्टी, दस्त, बुखार, डायबिटीज, हृदय रोग संबंधित बीमारियां होती रहती हैं। अभी जैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर लगभग 40 के आसपास चल रहा है, 40 से बल्कि ऊपर ही चल रहा है। इस दौरान विशेषकर उल्टी दस्त के मरीज़ या हीट स्ट्रोक के मरीज़, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे बचने के लिए सबसे पहले यह है कि अपन को ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं। और जब भी आपको घर से बाहर निकलना है, कोशिश करें कि सुबह या शाम को ही करें। दिन में यदि बाई चांस निकलना पड़े तो फुल बाजू के कपड़े पहने, अच्छे से पानी पी के जाएं। साथ में हो सके तो पानी की बोतल साथ में लेके चलें और ज़्यादातर पेय पदार्थ पीने की कोशिश करें, जिससे कि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। कितनी ओपीडी आ रही है डेली की? ओपीडी अभी हॉस्पिटल की ओपीडी लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास चल रही है, पर अभी बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त या हीट स्ट्रोक के पेशेंट अभी नहीं आए हैं। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो मरीज भी बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से बीमारी के मरीज आ रहे हैं ओपीडी में? अभी बुखार है, उल्टी दस्त, ये भी आ रहे हैं। बाकी जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट के जो रेगुलर मरीज हैं वो तो आ ही रहे हैं। सर वो जैसे कि आजकल वो दूषित खाना चल रहा है, उससे क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या बीमारियां बढ़ती है? दूषित खाने से ज़्यादातर बुखार, उल्टी दस्त यही सबसे कॉमन है। सर इससे बचाव के कारण लक्षण? बचाव से यही है कि अपन को खाना ठंडा नहीं खाना चाहिए और ताज़ा और सेफ खाना चाहिए। पानी, दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करें घर से भर के पानी ले जाएं और पैक बोतल ही पिएं। बाहर से कोई भी इस तरह का गंदा पानी नहीं पिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुरेश मीना। अलवर शहर के सड़क नंबर 2 पर दुकानदारों ने गर्मी के साथ ही गर्मी से संबंधित इलेक्ट्रिक सामान दुकान से आगे सड़क तक लगाकर सड़क को ही आदी कर दी है, जिससे वाहनों को सहज ही निकलने में काफी समस्या हो रही है। दरअसल रोड नंबर 2 पर दुकानदारों ने कूलर, पंखे सहित अन्य सामान रखकर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे सड़क से निकलना मुश्किल हो गया है। असल में दुकानों के बाहर सड़क तक सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ ही दुकान पर ग्राहक आता है तो वह अपना वाहन सड़क पर ही पार्क कर देता है, जिससे सड़क से आमजन और वाहन चालकों को भारी मशक्कत से सड़क पार करनी पड़ती है। प्रतिदिन यातायात बाधित होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम खामोश है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति द्वारा स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु के तहत मिनी ईएसआई हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, काले चने, साबुत मूंग, साबुत मसूर, सोयाबीन इत्यादि के साथ चीनी व बिस्किट आदि का वितरण किया गया। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नो यूज प्लास्टिक के तहत चिकित्सा में उपयोग करने हेतु दस्तानों तथा पर्यावरण को दूषित न करने वाली थैलियों आदि का भी वितरण किया गया। इस कार्य में हॉस्पिटल से ऑफिसर मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर रुचि सिंह, डॉक्टर सविता सहारन, डॉक्टर अमित गुप्ता, पारुल जोशी, अंजू यादव तथा पूनम रोहिल्ला उपस्थित रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति से अध्यक्ष रितिबा नाहटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, डॉक्टर नवनीता शर्मा, स्नेहा अग्रवाल, कविता चावला तथा शालिनी वर्मा उपस्थित रहे। नीमराणा अभिभाषक संघ की आज सोमवार को बैठक अभिभाषक संघ अध्यक्ष अजयपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। नीमराणा अभिभाषक संघ के सचिव राजू शर्मा ने बताया कि आज अभिभाषक संघ नीमराणा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभिभाषक संघ के सदस्य एडवोकेट अशोक डिडोरिया के साथ नीमराणा पुलिस थाने में थाना प्रभारी महेंद्र यादव, एचएम जगदेव यादव एवं हेड कांस्टेबल सुरेश के द्वारा गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार करते हुए कपड़े उतरवाकर हवालात में डाल दिया, जिसकी अभिभाषक संघ ने कड़े शब्दों में निंदा की और नीमराणा एडिशनल एसपी शालिनी राज से मिलकर धरने के बारे में अवगत कराया तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। यदि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो अभिभाषक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल न्यायालय का कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं के द्वारा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। यदि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन राज्य स्तर पर चलाया जाएगा। इस अवसर पर नीमराणा अभिभाषक संघ अध्यक्ष अजयपाल सिंह चौहान, सचिव राजू शर्मा, विजय चौहान, अशोक पनवाल, मनीष यादव, जितेंद्र जांगिड़, संजय शर्मा, सतीश निभोरिया, अमित सोनी, राधेश्याम यादव आदि मौजूद रहे। श्री राजपूत समाज की आज साउथ वेस्ट ब्लॉक कालाकुआ में बैठक हुई, जिसमें 9 मई 2024 को आने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि जन्मोत्सव पर एक विशाल केसरिया रैली का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव पर आयोजित होने वाली विशाल केसरिया रैली के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर राजपूत समाज के राजेश सिंह बहाली, जितेंद्र सिंह पलवा, दीपक सिंह तंवर, मुकेश सिंह बेरला, प्रेम सिंह राजावत, भूपेंद्र सिंह राठौर, देवेंद्र चौहान, केंद्र सिंह गौड़, सोनू सिंह भीटोली, राजेश सिंह, कुलदीप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, देवेंद्र सिंह सैमली, मुकेश सिंह कछवाहा, विशाल भाटी, विक्रम सिंह टिटपुरी, दीपक भाटी, अतुल राजावत, हनुमान सिंह राघव सहित अनेकों में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की कतिपय औद्योगिक इकाइयां जहां एग्रो फूड पार्क में दूषित पानी नाले में छोड़कर जल प्रदूषण को बढ़ा रही है, वहीं केमिकल फैक्ट्रियां भी नाले में केमिकल छोड़कर जल प्रदूषण करने में पीछे नहीं है। यह केमिकल मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर 326 से 332 के सामने वाले में भरा हुआ देखा जा सकता है। स्थिति यह है कि उस नाले के पास से गुजरते हुए भी केमिकल की बदबू यह बता देती है कि यहाँ नाले में भारी मात्रा में केमिकल डाला जाता है। यह यहीं तक ही
सीमित नहीं है, नाले को तोड़कर नाले के पानी को खाली जमीन में छोड़ा जा रहा है, जहां पानी के साथ केमिकल भी जाकर जमा हो रहा है। साथ ही खाली जमीन में औद्योगिक इकाइयों से निकला मलबा भी डाला जा रहा है। क्या यह सब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर को दिखाई नहीं दे रहा, या यह सब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से ही हो रहा है? इन सब से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका भी शून्य ही नजर आती है। मानव मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के आगे राजस्थान सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई भूमिका ही नहीं है। कंपनियों को विभाग का कोई डर ही नहीं रह गया है, जो जल व वायु प्रदूषण फैलाने पर आमादा है। डर हो भी क्यों, जब प्रदूषण रोकने वाला विभाग अपने दफ्तर से ही प्रदूषण की जांच और कागजी कार्रवाई पूर्ण कर औपचारिकता कर लेता है। विभाग की इसी लापरवाही और अनदेखी की वजह से मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण का बड़ा केंद्र बन गया है, जहां औद्योगिक इकाइयां मनमर्जी से जल व वायु प्रदूषण फैला रही हैं। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने डांस के फायदे बताते हुए कहा कि डांस करने से शरीर के साथ ब्रेन भी एक्टिव और हेल्दी रहता है। यदि किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो बस रोजाना 15 से 20 मिनट का टाइम डांस के लिए निकालें। इससे पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, साथ ही तनाव भी दूर हो जाता है। इस अवसर पर सभी बच्चे बहुत उत्साहित नजर आए। अलवर शहर के वार्ड 24 व 29 नयाबास, मनु मार्ग व मालवीय नगर मोहल्ले में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया एवं पानी की समस्या का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में पिछले 2 महीने से जलापूर्ति बाधित है, लोगों को पीने तक पानी नसीब नहीं हो रहा है। तपती धूप में पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। एक और जलदाय विभाग है जो मौन बैठा हुआ है। वहीं अन्य महिला ने बताया उनके क्षेत्र में 4 दिन में एक बार पानी सप्लाई होता है, वह भी गंदा और मटमैला मिला, जिसे पीना तो दूर पेड़ों तक में डाला नहीं जा सकता। महिलाओं के हाथों में गंदे पानी की बोतलें भी साथ थी। महिलाओं ने गहराए पेयजल संकट के विरोध में कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि उनके नजदीकी संजय कॉलोनी है, जहां 5 घंटे बोरिंग का पानी सप्लाई होता है, जबकि उनके क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है। जानकारी होने के बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि शीघ्र ही पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मोहल्ले में पानी की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। मेरा नाम सरिता गुप्ता है, मैं बस ट्रेन डिपो के पीछे 116 मनु मार्ग पे रहती हूँ। हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। पीने का पानी भी नहीं आता, जो 2-4 बाल्टी आता है वो भी गंदा पानी आता है कि आप उसको देख के पीना तो बहुत दूर की बात है, इसको पेड़ों में भी नहीं डाल सकते। और हमारे ही बगल में थोड़ी सी दूर पर पार्क है संजय गांधी, उसमें बोरिंग हो रही है और उस बोरिंग का 2-2 बोरिंग हो रही है। दोनों बोरिंग का पानी वहाँ के लोगों को 5-5 घंटे बोरिंग चलती है और रात से सुबह से लेकर रात तक पानी मिलता है खूब उनको, और बिल्कुल भी पानी की कोई कमी नहीं। थोड़ी सी दूर पे हम रहते हैं, एक लाइन छोड़ के। हमारे यहाँ पानी की भयंकर समस्या है, कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता, आते हैं देखकर चले जाते हैं, किसी भी तरह का कोई कार्यवाही नहीं करते। कितने घरों की समस्या? हमारे कम से कम 30-35 घरों की समस्या है कि जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा 2-2 महीने से। हमारे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, एक बूंद पानी के लिए। पानी रोज के काम के लिए हम पानी का टैंकर डलवाते हैं, हम कहाँ तक टैंकर डलवाएं 500-500 रुपए के, ये बताओ। बिल भी भरे, और बिल की तो कोई बात नहीं, हम तो बिल भी भर देंगे, लेकिन हमको पानी की समस्या का हल चाहिए किसी भी तरह से। अधिकारी ध्यान दे हमारी समस्या पर, हमारी समस्या को दूर करें। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। परेशान है, 2 बूंद भी पानी नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए हमारे। बिल्कुल 2-2 कनेक्शन है, बूंद भी नहीं टपकता है बिल्कुल। आज आप अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि हम आके देखेंगे, टैंकर डलवाएंगे। नहीं तो जब तक हमारे से समाधान नहीं हो रहा टैंकर डलवा देंगे, पर टैंकरों से हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। किस तरह का विवाद होता है टैंकर आते हैं? टैंकर आते तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं पानी के लिए। पहली बात तो आते ही नहीं है टैंकर, आश्वासन दे देते हैं टैंकर भेजा, आज तक कोई टैंकर नहीं आया। कठुमर के निकटवर्ती दूसरा हेड़ा गांव में रात्रिकालीन सरकारी स्कूल के खेल मैदान में बालाजी क्रिकेट क्लब दूसरा हेड़ा द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन भरतपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रही संजना जाटव ने फीता काटकर किया। इस दौरान संजना जाटव ने क्रिकेट खेली। महिलाओं के आग्रह पर संजना जाटव ने डांस किया। सोशल मीडिया पर संजना जाटव के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी रही संजना जाटव नाचती नजर आ रही हैं।
खेडली परिक्षेत्र के रोनिजा थान में निजी स्कूल की महिंद्रा 19 सीटर बस में बीती देर रात्रि को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि स्कूल के बच्चों के एग्जाम व रात्रि में बस खड़ी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर खेडली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। विद्यालय के व्यवस्थापक महेश चंद्र जैमन ने बताया कि महर्षि परशुराम उच्च माध्यमिक विद्यालय की महिंद्रा की 19 सीटर बस में बीती देर रात करीब 11 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग लगने का कारण पता नहीं लग पाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। आग से बस में करीब 1.5 लाख का नुकसान का अनुमान है। बस स्कूल के पीछे खड़ी हुई थी। कठमर उपखंड क्षेत्र के बहतुकला के प्रसिद्ध धौलागढ़ देवी धाम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा धौलागढ़ देवी मेले के दौरान बेची जा रही खाद्य पदार्थ सामग्री की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल एवं अशोक लखेरा के नेतृत्व में टीम द्वारा सामान की जांच की गई। इस दौरान एक चाट भंडार के स्टॉल पर रखी 50 अवधि 5 सॉस की बोतलों को नष्ट कराया गया। साथ ही खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य पदार्थ को ढककर बिक्री करने को लेकर निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि सभी फास्ट फूड विक्रेताओं को नजदीकी ई मित्र पर जाकर खाद्य पंजीयन करवाने को लेकर निर्देशित किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल की अध्यक्षता एवं सचिव डॉक्टर रूप सिंह की उपस्थिति में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग मित्तल हॉस्पिटल में आयोजित की गई, जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल, उपाध्यक्ष व मेडिकल कैंपस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र जैन, सचिव डॉक्टर रूप सिंह, सह सचिव कुलदीप आर्य एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, संरक्षक हरीश कालरा, यूथ विंग चेयरमैन शशांक झालानी, महिला विंग चेयरमैन आशा कालरा, ऑफिस के जितेंद्र सिंह, बाबूलाल सैनी, छोटेलाल मीना ने भाग लिया। संतोष कुमार जानकी देवी अरोड़ा धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से रविवार को अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर अलवर में पहले से चयनित जरूरतमंद 145 महिला और पुरुषों को राहत सामग्री के साथ 300 रुपए नगद राशि वितरित की गई। वहीं ट्रस्ट की ओर से हर माह के अंतिम रविवार को संतोष कुमार जानकी देवी अरोड़ा गुरु कृपा अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर अलवर में जरूरतमंद व्यक्तियों को इस प्रकार राहत प्रदान कराई जाती है और उन्हें उस दिन भोजन भी कराया जाता है। 28 अप्रैल को इस कार्यक्रम की 150वीं किस्त बांटी गई। वहीं आश्रम में श्री राम गुप्ता निवासी 2/66 NEB हाउसिंग बोर्ड अलवर का जन्मदिन उनके परिवारजनों एवं रिश्तेदारों की ओर से आश्रम में प्रभु स्वरूप आवासियों के साथ मिलकर मनाया गया। नेकमई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर के साथ नारी शक्ति सम्मान में 51 प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं 5 बेटियों का कन्यादान कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर माखनलाल ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल, मीना तनेजा और दौलतराम हजरती ने की। शिविर में 51 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम स्थल पर 5 बेटियों का कन्यादान किया गया। इन बेटियों को घरेलू आवश्यकता के लिए पूरा सामान, कपड़े, लहंगे और घड़ी सहित राशन भी दिया गया। यहाँ आए सुदर्शनाचार्य महाराज ने सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और उपहार प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र और सोनिका अरोड़ा ने किया। इस अवसर पर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कन्यादान कार्यक्रम की जानकारी दी। मंच पर कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यभान यादव और मत्स्य लघु उद्योग संघ के सचिव अजय आनंद गोयल ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में परमजीत सिंह गोगिया और गिरीश गुप्ता ने सभी का आभार जताया। समाजसेवी परमजीत सिंह गोगिया ने बताया कि इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली 51 महिलाओं व लोगों को सुदर्शनाचार्य महाराज ने सम्मानित किया। प्राचीन चौथ माता मंदिर पर चल रहा माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला कुश्ती दंगल के साथ संपन्न हो गया। मेले के दूसरे दिन यहां मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने परिवार समेत माता के दर्शन करते हुए मनौतियां मांगी। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने माता के दर पर धूप लगाते हुए प्रसाद चढ़ाया। मेले के अवसर पर चौथ माता मंदिर पर माता का रात्रि जागरण हुआ, जिसमें गायक कलाकारों ने भजनों के माध्यम से रात भर माता की महिमा का गुणगान किया। जागरण में श्रद्धालु रात भर डटे रहे और तालियां बजाते हुए नृत्य किया व माता के जयकारे लगाए। मेले के मौके पर चौथ माता मंदिर में विराजित चौथ माता की प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की फूल बंगला झांकी सजाई गई। साथ ही मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। मेला स्थल पर विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी और शरबत की प्याऊ लगाई गई। मेला स्थल पर आयोजित कुश्ती दंगल को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
कुश्ती दंगल में पहलवानों ने अपने दांव पेच लगाए। फूलचंद सैनी ने बताया कि कामड़े की अंतिम कुश्ती 2100 रुपए की रखी गई थी। कामड़े की अंतिम कुश्ती का मुकाबला अलवर के हासम जाजोर व सकट के छोटे लाल सैनी के बीच खेला गया, जिसमें कामड़े की अंतिम कुश्ती का मुकाबला अलवर के हासम जाजोर ने जीता। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। मेले की संपूर्ण व्यवस्था ग्राम पंचायत सकट व नव युवक मंडल द्वारा संभाली गई। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। चौथ माता के मेले के अवसर पर ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा के आयोजन के दौरान रविवार को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया। वहीं भगवान श्री राम, लक्ष्मण व दशरथ जी की संजीवन झांकी सजाई गई। परिचय कला संस्थान की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मन्नू मार्ग स्थित शिव पैलेस में किया गया। सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष पद पर अनिल नागर, लगातार चौथी बार सचिव पद पर सीए धीरज जैन व कोषाध्यक्ष पद पर राकेश जैन को लगातार दूसरी बार चुना गया। अध्यक्ष अनिल नागर ने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि महेंद्र गोयल, अध्यक्ष रोटरी अरावली अलवर द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपाध्यक्ष आशीष जैन, सह सचिव देवेंद्र गुप्ता, कार्यालय मंत्री पंकज शर्मा, संगठन मंत्री अंजू जैन, प्रचार मंत्री डॉक्टर आरती जैन व सांस्कृतिक मंत्री प्रियंका गुप्ता को पदभार सौंपा गया। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष की भांति ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की। सचिव सीए धीरज जैन ने बताया कि संस्था ग्रीष्मकाल में ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा नृत्य, ब्यूटिशियन, मेहंदी, ड्राइंग एवं पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सदस्य मेघा शर्मा द्वारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन आदि गतिविधियां भी शामिल की जाएंगी। इस प्रशिक्षण शिविर में किसी भी आयु के बालिका व महिला वर्ग के शिविरार्थी भाग ले सकते हैं एवं 10 वर्ष तक की उम्र के बालक भी भाग ले सकेंगे। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर संयोजिका भूमिका शर्मा व सह संयोजिका मेघा शर्मा को बनाया गया है। यह शिविर 19 मई से 9 जून तक रहेगा। इस अवसर का संस्थान के सदस्य शशि भूषण जैन, प्रदीप जैन, राजीव शर्मा, सत्येंद्र जैन, पंकज जैन, सुधीर गुप्ता, अनिल जैन, पायल गर्ग, सुधांशु जैन आदि सभी सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। ज्ञातव्य है कि परिचय कला संस्थान नाट्य मंच, रंग एवं सृजन कर्मियों का सशक्त संगठन है जो कि विगत 35 वर्षों से काम कर रहा है। सचिव धीरज जैन ने भी सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।